हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के चैप्टर 5th मैग्नेटिज्म एंड मैटर के टॉपिक बार मैग्नेट में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग को। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग से मतलब हमारा ये है कि जो हमारे पास मैग्नेटिज्म में हम लोग चीज़ें पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल वैसी ही चीज़ें हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ी हैं। जैसे कि अगर डाइपोल मोमेंट की बात की जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P होता है, उसी तरीके से मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M होता है। ठीक है, वहां पर जो डाइपोल होता है वो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से होता है, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक डाइपोल होता है वो नॉर्थ साउथ ऐसा होता है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, और इसी तरीके से यहाँ पर भी जो डाइपोल मोमेंट होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उसकी डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होती है। वहाँ हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड को E से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर B से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? या कहें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे कि हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस टर्म का यूज करते हैं, और यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और मैग्नेटिज्म में हम लोग म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि 1 एप्सिलॉन नॉट वाले जो हमारे जहां पर है उसको रिप्लेस कर देते हैं हम लोग म्यू नॉट से। ठीक है, ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस चीज को अगर हम लोग देखें, जैसे कि कुलाम्स लॉ पे, कुलाम्स लॉ हमारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये किस चीज का एक्सप्रेशन है? ये एक्सप्रेशन है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग ने ये पढ़ा है कि ये और ये इनमें लगने वाला जो फोर्स होगा, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड होगा, ये इस पे लगाए चाहे ये इस पे लगाए, जो उसका मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल होंगे, बस डायरेक्शन डिफरेंट होगा। जब ये इस पे लगाएगा, दोनों की दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपल्सन होगा। ये इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये फोर्स लगाएगा इस पे इस डायरेक्शन में, बट जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा। ये हमें पता है। इसी हमारे फोर्स के एक्सप्रेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकल कर आती है, और वो होती है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं दोबारा अगर लिखूं, अगर ये आपको समझ पे नहीं आ रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। यानी कि अगर हमारे पास एक चार्ज है Q, तो वो चार्ज क्या करता है, अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और अगर किसी P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से पता करनी है, तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, जहां पर कि जो R है वो इस चार्ज Q और P पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। ये Q इस Q का मैग्नीट्यूड है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, अब मैग्नेटिज्म में हम लोग ने ये देखा, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, जो हमारा पिछला चैप्टर था उस पर बायोट-सवर्ट लॉ पढ़ा था। उस पर यह था कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और उस पर हमने एक छोटा सा करंट एलिमेंट DL जिसपे कि I करंट फ्लो कर रहा है, तो आइडियल करंट एलिमेंट हमने कंसीडर किया, तो इस करंट एलिमेंट की वजह से इस P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका जो एक्सप्रेशन निकल कर आता है वो निकल कर आता है हम लोग का म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये निकल कर आता है। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये वाला जैसे हमारा कांस्टेंट है और यहाँ पर ये कांस्टेंट है, तो 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह पर यहाँ पर म्यू नॉट है, तो उसी चीज का यहाँ पर रिप्लेसमेंट हमारे पास है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग कंपैरिजन करके पढ़े, जैसे यहाँ पर Q था, सोर्स क्या था यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो Q था। यहाँ पर सोर्स क्या है, वो है करंट एलिमेंट आइडियल। देखिए ना, नीचे यहाँ पर R स्क्वायर और यहाँ पर भी R स्क्वायर ही है, ये R ही है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R है। जैसे कि सोर्स से लेकर P पॉइंट तक की जो डिस्टेंस थी वो R थी, इसमें भी, और यहाँ पर भी सोर्स और यहाँ पर इसके बीच की डिस्टेंस R है। यहाँ पर सोर्स आइडियल है, एक करंट एलिमेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ने एनालॉजी अपने पिछले चैप्टर पे भी देखा था। यहाँ पर हम लोग फिर से क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग को एक एक करके समझेंगे कि कौन सी चीज
किसके करस्पॉन्डिंग है। जैसे कि अभी ये देखा कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के करस्पॉन्डिंग है, यानी कि जो फॉर्मूले हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल वाले होंगे उसी तरीके का फॉर्म देखने को मिलेगा जब हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल के लिए उनको फाइंड करेंगे। ठीक है, फॉर्म वैसा ही होगा, एग्जैक्टली वैसा नहीं होगा, मीनिंग डिफरेंट होगी, उसका इंटरप्रिटेशन अलग होगा, बट जो फॉर्म होगा एक्सप्रेशन का, या कह लीजिए इक्वेशन जो आती है निकलकर, उनका जो फॉर्म होगा, फॉर्मूले जिसे कहते हैं हम लोग, उनका जो फॉर्म होगा वो एक जैसा होगा, यानी कि देखने में वो एक जैसे दिखाई देंगे। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला और ये मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो एक जैसा हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग कंपेयर करके चीजें निकालते हैं। तो वही है, हम लोग एक एक करके देखते हैं कौन किसके करस्पॉन्डिंग होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पर निकालेंगे एक्सियल डायरेक्शन पे और इक्वेटोरियल डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट। अगर हमें एक बार मैग्नेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो एट अ डिस्टेंस आर, जहां पर कि जो आर है वो मच मच ग्रेटर देन एल है। यानी कि अगर हमारे पास एक बार मैग्नेट है जिसकी लेंथ एल है और हमें फाइंड करना है इस बार मैग्नेट की एक्सियल डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो पॉइंट हम ले रहे हैं एक्सिस इसकी ऐसी है, इस एक्सियल डायरेक्शन पर जो हम लोग पॉइंट ले रहे हैं वो इतना दूर ले रहे हैं, यानी कि यहां से ये जो आर है ये इतना दूर है कि वो आर एल से बहुत बड़ा है। ये जो आर है वो एल से बहुत बड़ा है। ये हमारा अप्रोक्सीमेशन है। उस केस में हम लोग अब जो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ऑन द एक्सियल साइड, उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है, एक्सियल डायरेक्शन पे अगर हम बात करें, वो हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। ठीक है, ये होता है एक्सप्रेशन। अब इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जो हमारी एनोलॉजी है उसका इस्तेमाल करेंगे और बी एक्सियल फाइंड करेंगे। तो बी एक्सियल जो निकल कर आएगी, ठीक है, एक डाइपोल, एक मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से जो एक्सियल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी एट दिस अप्रोक्सीमेशन, यानी कि आर मच मच ग्रेटर देन एल, इस एल से बहुत बड़ा है ये आर, उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आएगी वो हो जाएगा। अब देखो 4 पाई है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। हमें करना क्या था, 1/ε0 को रिप्लेस कर देना था म्यू नॉट से। तो ये अगर 1/ε0 को हम लोग रिप्लेस करें म्यू नॉट से तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। उसके बाद जो डाइपोल मोमेंट था P, उसको रिप्लेस करना था मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से, तो इसकी जगह पर आ जाएगा 2m और नीचे r क्यूब वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये हमारा एक्सप्रेशन निकल कर आ गया किसके लिए, एक्सियल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से। ठीक है, इसको अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म पे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये हमारा निकलकर आ गया एक्सप्रेशन किसके लिए, एक्सियल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के लिए। और कैसे हम लोग ने इसको निकाला, एनालॉजी का इस्तेमाल करके। ठीक है, यहां से ये चीजें इस्टेब्लिश भी हो रही हैं क्योंकि हम लोग ने इसको फाइंड कर रखा है पहले। देखो बार मैग्नेट जो है उसको हमने देखा एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, बार मैग्नेट को देखा एज अ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड को देखा कि वो मिलकर बनी है सर्कुलर करंट लूप से। ठीक है, सर्कुलर करंट लूप, और हमने सर्कुलर करंट लूप की मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल डायरेक्शन में फाइंड कर रखी है इसी अप्रोक्सीमेशन के साथ। ठीक है, तो वहां से हम लोग ने इसको क्या किया, कंपेयर किया, तो माना कि बार मैग्नेट की ये ऐसी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और इसके थ्रू भी इसको फाइंड किया, तो एनालॉजी का यूज करके हमें ये चीज मिली। तो इसी चीज का इस्तेमाल करके हम लोग इसी तरीके की एनालॉजी का इस्तेमाल करके इक्वेटोरियल साइड पर भी
मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं इस मैग्नेटिक डाइपोल के। तो कैसे निकल कर आएगा, क्या एक्सप्रेशन निकल कर आएगा? इसका जो एक्सप्रेशन निकल कर आएगा ये होगा हमारा सिंपल सा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इक्वेटोरियल साइड पर वो होती है हमारी 1/4πε0 माइनस पी अपॉन, अगर इसकी वेक्टर फॉर्म पे बात करें, अपॉन r³ इतनी होती है। तो देखो अगर हमें मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से निकालना है तो क्या करेंगे, सिंपली हम लोग यहां पर इस तरीके का एनालॉजी वाला इस्तेमाल करेंगे और उसको रिप्लेस कर देंगे तो ये निकल कर आ जाएगा B इक्वेटोरियल या B इक्वेटोरियल, कुछ भी लिख सकते हैं इसको, BE या B इक्वेटोरियल, ये बराबर हो जाएगा μ0/4π, यहां पर हो जाएगा -m/r³, जो कि यहां पर ऐसा लिखा हुआ है -m μ0 डिवाइडेड बाई 4πr³ डिवाइडेड बाई 4πr³। तो ये हमारा निकल कर आ गया, ये दो एक्सप्रेशन निकल कर आए किसके किसके, ये है एक्सप्रेशन एक्सियल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट की वजह से, और ये है इक्वेटोरियल साइड पर मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट की वजह से। क्लियर? तो ये दोनों एक्सप्रेशन हमारे ऐसे निकल कर आ गए, और ये दोनों के दोनों किसके लिए हैं, इस अप्रोक्सीमेशन के लिए कि r मच मच ग्रेटर देन l है। क्लियर? तो देख लेते हैं किस पे हमें क्या एनालॉजी देखने को मिलती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1/ε0 जहां पे होता है, मैग्नेटिज्म के जो फॉर्मूले होते हैं वहां पर उसके 1/ε0 की जगह पर μ0 देखने को मिलता है। डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में p होता है, मैग्नेटिज्म में m होता है। ये दोनों वेक्टर फॉर्म पे लिखे हैं, इसको हम लोग मैग्नीट्यूड फॉर्म पर भी कंपेयर कर सकते हैं, और ये हो जाएगा सिंपली p और ये m। ठीक है, ये इस तरीके से दोनों हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम लोग इक्वेटोरियल फील्ड फॉर सॉल्ट डाइपोल की बात करें तो ये होता है -p/4πε0r³, जो कि अभी हम लोग ने निकाल कर देखा है, और मैग्नेटिज्म में यही हो जाता है ये। इसी तरीके से एक्सियल डायरेक्शन पे ये हो जाता है एक्सप्रेशन, और मैग्नेटिज्म में ये हो जाता है, इसी को यही तो हम लोग ने भी देखा है ये चीज, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये यही तो लिखा हुआ है 1/4πε0 माइनस p/r³, ये इसका एक्सप्रेशन। ठीक है, और ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये मैग्नेटिज्म का है, तो ये है μ0/4π माइनस m/r³। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, ये मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से। इस तरीके से नीचे वाला है ये, यहाँ पर 1/4πε0 2p/r³ लिखा हुआ है। इसको अगर लिखना चाहे तो ये यही तो लिखा हुआ है 1/4πε0 2p/r³, और इसको देखो ये जो लिखा हुआ है ये μ0/4π 2m/r³। देखो सेम जैसा लग रहा है, एकदम सेम। ठीक है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, p और m, तो इनको हम लोग रिप्लेस करके फॉर्मूले बना सकते हैं। इसी तरीके से देखो जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, तो उसमें जो टॉर्क लगता है वो लगता है p×e, यानी कि ये है हमारा टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क जो एक्ट होता है वो है p×e। सेम एक्सप्रेशन हम लोग ने देखा किसके लिए, मतलब जो फॉर्म था वो था इसके, जब एक मैग्नेटिक डाइपोल को प्लेस किया था एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B में, तो उसके लिए भी ये था। देखो यहाँ पे p×e, यहाँ पर m×b। p क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ पर m क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी, वो हमारी कितनी थी, Pe के बराबर। ठीक है, -Pe के बराबर, -p.e। अगर इसको वेक्टर फॉर्म पे देखें, इसी को हम लोग लिख सकते हैं -Pe sin थीटा, जहां पर थीटा P और E के बीच का एंगल होगा। इसी तरीके से ये हो गया हमारा -m.b। इसी को हमें लिखना चाहें तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म पे ये हो जाएगा -mb cos थीटा। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर साइन थीटा नहीं, cos थीटा आएगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। ये cos थीटा, साइन थीटा इस पे आएगा इनमें। ठीक है, साइन थीटा किस पे आएगा, साइन थीटा इस वाले में आएगा, ये टाउ वाले में। ठीक है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, तो टाउ को हम लोग लिख सकते हैं
इस फॉर्म पे पीई साइन थीटा, और ये हो जाएगा हमारा सिंपली टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है और डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है, ठीक है। बाय मिस्टेक यहाँ पर थोड़ा सा लिख गया था साइन थीटा, कोई बात नहीं, यहाँ पर सही कर दिया इसको, कॉस थीटा आएगा, ठीक है। ये थी हमारी एनालॉजी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म में। तो इस तरीके से हमारे बहुत ढेर सारे जो चीजें होते हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। अब इसमें चलते हैं और सॉल्व करते हैं एक एग्जाम्पल को, जिसको सॉल्व करके हमारे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होंगे और हमें जितने भी चीजें हैं और क्लियर हो जाएंगी कि कौन से कॉन्सेप्ट्स हमारे किस तरीके से यूज करते हैं, ये भी हमें पता चलेगा, ठीक है। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल क्या है, इसमें दिया हुआ है अ स्मॉल मैग्नेटाइज्ड निडल पी, अ स्मॉल मैग्नेटाइज्ड निडल है, ठीक है, एक छोटी मैग्नेटाइज्ड निडल पी प्लेस्ड एट अ पॉइंट ओ। ये देखो, ये एक मैग्नेटाइज्ड निडल को प्लेस कर दिया गया है इस पॉइंट ओ पर, ठीक है। मैग्नेटाइज्ड है तो इसके पास क्या होगा, एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, क्लियर। उसके बाद द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ इट्स मैग्नेटिक मोमेंट, बिल्कुल जैसा मैंने अभी कहा कि ये अगर मैग्नेटाइज्ड है तो इसके पास क्या मौजूद होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मौजूद होगा, या सिंपली मैग्नेटिक मोमेंट मौजूद होगा। और ये जो एरो है रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होती है वो किधर से किधर होती है, साउथ टू नॉर्थ, यानी कि अगर एरो ऐसे बना हुआ है तो जो मैग्नेटाइज्ड निडल है उसका नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल इधर होगा, ठीक है। तो ये जो पी है हमारे पास, इस पी में जो रखी है, मतलब पी मैग्नेटिक निडल रखी है ओ पर, तो इसका इधर साउथ है उधर इधर नॉर्थ है, क्लियर। उसके बाद द अदर एरो शो डिफरेंट पोजिशंस एंड ओरिएंटेशन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अनदर आइडेंटिकल मैग्नेटाइज्ड निडल क्यू। एक और हमारे पास, एक तो मैग्नेटिक निडल पी है मैग्नेटाइज्ड निडल, और बिल्कुल इसी तरीके की दूसरी एक मैग्नेटाइज्ड निडल है क्यू, जिसके की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस हमें यहां पर है हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में। एक तो पोजीशन है इधर, दूसरा ये, तीसरा ये, फिर चौथा ये, पांचवा ये, छठवां ये, यानी कि ये एक साथ यहां पर नहीं रखे हुए, ये डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन है क्यू की। Q1 यानी कि पहली पोजीशन, ये इस तरीके से रखा गया। उस केस में यहां ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी चीजें यहां पर हैं ही नहीं, सिर्फ ये दो चीजें हैं। तो देखो कितना सिंपल हो गया, जो डायग्राम हमें बहुत डिफिकल्ट लग रहा था वो कितना सिंपल हो गया कि एक डाइपोल मोमेंट इधर और दूसरा डाइपोल मोमेंट इधर है, ठीक है। एक मैग्नेट इधर, एक मैग्नेट इधर, सिंपल रखा हुआ है। इनके बीच में क्या कैसा होगा वो हमें देखना है। उसके बाद दूसरी पोजीशन है ये वाली, ये यहां पर खत्म, ये है यहां पर दूसरी पोजीशन, ये है, सिर्फ इसको हमें देखना है। तीसरी पोजीशन ये है, यहां पर कुछ नहीं है, सिर्फ ये और ये है। इसी तरीके से चौथी पोजीशन जो है वो ये और ये है। जो हमारे पास पांचवी पोजीशन है वो ये और ये, यानी कि क्यू वाली यहां पर ऐसे रखी हुई है। फिर उसके बाद छठी ये वाली, बात समझ पे आई। तो हमें हर एक सिचुएशन को एनालाइज करना है जो भी यहां पर पूछा गया, यानी कि जैसे इन्होंने पूछा, पहले तो इंफॉर्मेशन दे दी, उसके बाद इन्होंने आप पूछा इन विच कॉन्फ़िगरेशन द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। किस कॉन्फ़िगरेशन में, किस कॉन्फ़िगरेशन में, यानी कि इसके पास देखो 6 कॉन्फ़िगरेशन थे। एक कॉन्फ़िगरेशन ये है, छठा वाला एक कॉन्फ़िगरेशन ये है, पांचवा वाला मतलब जो पांचवें तरीके का कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है, चौथे तरीके का कॉन्फ़िगरेशन ये है, तीसरे तरीके का कॉन्फ़िगरेशन ये है, दूसरे तरीके का कॉन्फ़िगरेशन ये है जब ये ऐसे ऐसे है, और पहले तरीके का कॉन्फ़िगरेशन ये है, उसमें ये नहीं है, ठीक है। तो दो ही निडल है हमारे पास मैग्नेटिक निडल, एक पी और दूसरा क्यू। पी फिक्स्ड है यहां पर हमारे पास, यानी कि इस जगह पर ओ पर है पी। क्यू 6 पोजीशंस को हमें चेक करना है, क्योंकि 6 पोजीशंस के लिए। तो इन विच कॉन्फ़िगरेशन द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां पर कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा है, तो इन 6 के 6 सिचुएशंस को हमें एनालाइज करके बताना होगा कि किस सिस्टम पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है। दूसरा,
दूसरा क्वेश्चन है, इन विच कॉन्फ़िगरेशन इज द सिस्टम इन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो देखो, इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको हम लोग अपने पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं, जहां पर कि हम लोग ने ये देखा था कि अगर पोटेंशियल एनर्जी जो हमने फाइंड करी उसका ये होता है माइनस पी ई कॉस थीटा, तो जब थीटा हमारा 0 डिग्री होता है उस केस में u जो होता है वो होता है माइनस पीई, क्योंकि cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो u निकल कर आता है माइनस पीई। और जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होता है उस केस में cos 180 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है -1, तो जो u निकल कर आता है वो निकल कर आता है माइनस पीई इंटू -1 इक्वल टू पीई, यानी कि u, देखो u यहां पर पॉजिटिव निकल कर आया और ये निगेटिव, यानी कि ये मिनिमम वैल्यू हो गई। ये क्या हो गई? मिनिमम, और ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू। अब सोचो कि एक इंसान जो कि एक टावर है उसके छत पे खड़ा है, ठीक है, एक इंसान एक किसी टावर के छत पे खड़ा है और दूसरी पोजीशन इसी इंसान की ये है कि जब जमीन में खड़ा है, ठीक है, या कह लीजिए कि ये जमीन के अंदर कहीं ये सरफेस है, यहां कहीं गड्ढा खोद के ऐसे खड़ा है, ठीक है, गड्ढा ऐसे उसने खोद लिया इसी बिल्डिंग के साथ बगल में ऐसे, और उसके अंदर चला गया। तो ये वाली जो पोजीशन है इसकी, यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है, देखो छत में खड़ा है, ठीक है, तो ये हाईली अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, ये देखो जब तक छत के ऊपर खड़ा है तब तक तो खड़ा है, बट ये छत से अगर जरा सा बाहर आया तो ये सीधे नीचे गिरेगा, है ना। तो ये जो इक्विलिब्रियम है ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरी इसी आदमी की पोजीशन जब ये इस गड्ढे के अंदर है, ठीक है, ये क्या है, जब इस गड्ढे के अंदर है उस केस में ये थोड़ा सा इधर भी आएगा अगर, या इधर भी जाएगा, कहीं भी जाने की कोशिश करे, मान लीजिए गड्ढा ऐसा है, मान लीजिए गड्ढा ऐसा है, तो ये आदमी यहां से थोड़ा सा लुढ़ककर चढ़कर यहां तक गया, वहां से थोड़ा सा जैसे ही अपने को पुश करना बंद करेगा ये वापस इसी जगह पर आ जाएगा, यानी कि ये देखो यहां पर इसकी जो एनर्जी है वो मिनिमम है, इसकी एनर्जी कितनी है, मिनिमम है, और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में, यानी कि ये वो उसी पोजीशन पर आ जा रहा है जिस पोजीशन पर ये पहले था। तो जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है उस इक्विलिब्रियम को हम लोग कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, और वो वाली सिचुएशन जहां पर की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है वो हमारी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि इन विच कॉन्फ़िगरेशन इज द सिस्टम इन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तीसरा क्वेश्चन है कि विच कॉन्फ़िगरेशन करस्पॉन्ड्स टू लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी एमंग ऑल द कॉन्फ़िगरेशन शोन। ये जो 6 कॉन्फ़िगरेशन है, इन 6 कॉन्फ़िगरेशन में से किस कॉन्फ़िगरेशन में सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी है इन सारे उस पे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पोटेंशियल एनर्जी ही फाइंड करनी होगी हर एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ठीक है। तो अब इस पे हम लोग को देखो, ये एक डाइपोल है, ये एक डाइपोल है, तो आप सिंपल से अब इस पे क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास एक मैग्नेटिक डाइपोल है, इसको मान लीजिए कि ये स्टेबल है, स्टेबल मतलब कि फिक्स्ड है, स्टेबल नहीं, स्टेबल शब्द यूज नहीं करेंगे, यहां पर ये फिक्स्ड है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, अब क्योंकि ये एक डाइपोल है तो इसकी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल करेंगे जो कि अभी हम लोग पढ़ कर आए थे, बी एक्सियल और बी इक्वेटोरियल, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है, इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी या इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये होगी इस मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से इक्वेटोरियल साइड पर, और इसी की वजह से इस जगह पर जो होगी वो होगी एक्सियल, ठीक है। तो इधर वर्क करेगी एक्सियल वाली मैग्नेटिक फील्ड, और इधर जो वर्क करेगी वो वर्क करेगी इक्वेटोरियल वाली, ठीक है। तो इनका यूज करेंगे हम लोग, और फिर देखेंगे कि यहां पर किस तरीके से जो चीजें हैं वो वर्क कर रही हैं। तो यहां पर आप सिंपल सा ऐसा भी देख सकते हैं कि अगर ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी, ऐसी होगी, हाँ या ना। अगर ये मैग्नेट है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी,
तो यहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन पता चल रही है, यहां पर पता चल रहा है कि किधर होगी। इसी तरीके से यहां पर भी इधर ऐसा होगा, है ना। ठीक है, क्लियर। तो बस इन्हीं का हमें इस्तेमाल करना और देखना है कि क्या क्या निकल कर आएगी। तो देखो इधर इस डायरेक्शन पर यहां इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिले, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी इन पॉइंट्स पर, वो मिलेगी इतनी। और जो हमें मैग्नेटिक फील्ड इस P की वजह से इधर मिलेगी, वो मिलेगी इस एक्सप्रेशन से। तो ये हो गया -μ0 MP, यानी कि हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट है P की वजह से, MP यानी कि ये लिखा हुआ है M सबस्क्रिप्ट में P, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट P की वजह से वो MP है। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर ये हो गया। अब देखो जो डाइपोल मोमेंट है और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, माइनस यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो देखो इधर बाइसेक्टर वाली जगह पर मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से ऐसी होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है और इधर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो अपोजिट है ना। ये देखो अपोजिट है, वही चीज ये रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस साइन। और यहां पर जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है उसका हम लोग यूज करेंगे यहां और यहां की मैग्नेटिक फील्ड को यूज निकालने के लिए। ठीक है, उसके बाद अब देखिए अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में तो हमें क्या बताना था। सबसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताना था कि किस कॉन्फ़िगरेशन में, अगर हम लोग क्वेश्चन पर जाएं कि क्या क्या हमें फाइंड करना था। तो पहला ये था कि इन विच कॉन्फ़िगरेशन द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, कौन से वाले में इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में ना होने का मतलब क्या है कि कहां पर जो ये हमारे ये डाइपोल्स जो रखे हुए हैं वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम में ना होने का मतलब है कि वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेंगे। तो देखिए जैसे कि हमारा ये P है और P पर यहां पर एक रखी हुई है क्या, एक डाइपोल इधर रखा है, डाइपोल इधर रखा हुआ है। तो देखो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है इधर ऐसी। ठीक है, ऐसी है, क्लियर। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो गई, यानी कि इस जगह को अगर मैं जूम करके बनाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई इधर। ठीक है, इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड उसी कलर से ही बना देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई इधर और इसमें जो एक एक्सटर्नल डाइपोल रखा हुआ है, ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और इस पे जो एक्सटर्नल डाइपोल रखा हुआ है उसकी डायरेक्शन है इधर। तो देखो इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्रीज। तो ये जो पोजीशन होती है ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन नहीं होती है। ठीक है, इस केस में टॉर्क एक्ट होता है और मैक्सिमम टॉर्क होता है, टॉर्क एक्ट होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन वो पोजीशन होती है जहां पर कि टॉर्क कितना एक्ट हो रहा हो, 0 एक्ट हो रहा हो। जबकि जब मैग्नेटिक फील्ड और ये जो डाइपोल है इसके बीच का एंगल हमारा कितना है, 90 डिग्री है, उस केस में जो टॉर्क होगा वो मैक्सिमम एक्ट हो रहा होगा, MB sin 90 डिग्री। तो यहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन है हमारा वो कैसा है, इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो Q1 है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। फिर चेक करते हैं Q2 को। तो यहां पर देखो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो ऐसी होगी इसकी वजह से। तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है यहां पर वो ऐसी है इधर। यहां पर जो रखा हुआ है डाइपोल वो ऐसे रखा हुआ है। तो फिर से देखो यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल जो Q2 है, ये Q2 बना रहा हूं मैं, ये Q2 को रिप्रेजेंट कर रहा हूं इससे, इस वाले से। तो Q2 जो रखा हुआ है इसका डाइपोल मोमेंट और इस P की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच का एंगल फिर से 90 डिग्री है। तो टॉर्क फिर से मैक्सिमम एक्ट होगा MB। तो ये भी क्या हो गया हमारा, एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं है यहां पर। ठीक है, उसके बाद Q3 को चेक करते हैं। तो देखो Q3 यहां पर भी तो यही मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी, ऐसी। तो जब Q3 को चेक करेंगे तो Q3 वाली पोजीशन पर देखो जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है वो है ऐसी और जो Q3 है उसकी भी डायरेक्शन इसी तरफ है।
यानी कि इनके बीच का एंगल जो है वो है कितना, 0 डिग्री। तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, यानी कि यहां पर जो टॉर्क एक्ट हो रहा है वो 0 एक्ट हो रहा है। यहां पर जो टॉर्क एक्ट हो रहा था वो mb था, यहां पर टॉर्क जो था वो भी mb था, यानी कि यहां पर ये इक्विलिब्रियम में नहीं थी, जबकि यहां पर ये इक्विलिब्रियम में है। इसी तरीके से फिर Q4 को जब चेक करेंगे तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऐसी होगी, ठीक है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो है ऐसी, और इसी डायरेक्शन में प्लेस्ड है ये Q4। यहां पर थीटा 0, तो टाउ भी कितना हो जाएगा, 0। तो ये भी हमारा इक्विलिब्रियम में है। इसी तरीके से जब यहां पर चेक करेंगे, ठीक है, जब यहां पर चेक करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसी और ये ऐसी। अब देखो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो ऐसी है, और जो डाइपोल है वो ऐसा रखा हुआ है, यानी कि इनके बीच का एंगल जो है वो है 180 डिग्री। और साइन 180 की वैल्यू जो होती है, ठीक है, साइन 180 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0। ठीक है, साइन 180 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0, यानी कि टाउ यहां पर फिर से 0 निकल कर आ गया। इसी तरीके से Q6 के लिए जब हम लोग देखेंगे तो यहां पर जो निकल कर आएगी डायरेक्शन वो यहां पर 180 डिग्री निकल कर आ जाएगी, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पर टाउ फिर से हमें 0 मिल जाएगा, यानी कि पहले वाले का जो आंसर है वो ये है कि Q1 वाली पोजीशन और Q2 वाला जो पोजीशन है ये इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा कि PQ1 और PQ2 वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है ये हमारा इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, इन विच कॉन्फ़िगरेशन इज द सिस्टम इन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ऐसा कब होगा स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में? तो इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, इसके लिए सिंपली पोटेंशियल एनर्जी को। तो इक्विलिब्रियम देखो, ये तो इक्विलिब्रियम में है ही नहीं, ये दोनों इक्विलिब्रियम में है ही नहीं। ठीक है, ये दोनों जब इक्विलिब्रियम में है ही नहीं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अब यहां पर इनको छोड़ ही देना होगा। ये दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं है तो इनको हमें छोड़ ही देना है, चेक करना है जो हमारे इक्विलिब्रियम में थे, जैसे कि Q3, Q4, Q5 और Q6। तो इनमें से हमारे जो ये वाले हैं Q3, Q6, ये हमारे होंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम में। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन थी वो ऐसी थी कि नहीं थी, और जो इनका डायरेक्शन है दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी कि थीटा इक्वल टू 0 है। तो इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी निकल कर आएगी वो कैसी निकल कर आएगी, वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी निकल कर आएगी मिनिमम। ठीक है, तो उस केस में जो यहां पर हमें मिलेगा Q3 वाले में वो मिलेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसी तरीके से जो हमारा Q6 वाला होगा, यहां पर देखो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इधर होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। ठीक है, और Q6 भी इधर होगा, यानी कि यहां पर जो थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा। ठीक है, शायद मैंने पिछली उस पे अभी पिछले ए वाले में यहां पर 180 डिग्री कर दिया था, वो 180 डिग्री नहीं होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को ध्यान नहीं दिया कि वो ऐसे आएगी और ऐसे मुड़ जाएगी इस तरफ। ठीक है, तो जब ऐसे ये मुड़ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड आकर इधर से निकलकर ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पर ऐसी हो जाएगी, और जो यहां पर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी कि यहां पर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम शो करेगा। तो Q3 और Q6 वाली जो पोजीशन है ये होंगी स्टेबल इक्विलिब्रियम की। इसी तरीके से जो Q4 और Q5 होंगी ये हमारी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की होगी, क्योंकि यहां पर 180 डिग्री और 180 डिग्री निकलकर आ रहा था थीटा। ठीक है, तो हमें थीटा चेक करना और इससे हमारा काम बन जाएगा। टॉर्क चेक करेंगे, अगर टॉर्क 0 है तो वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, फिर वो इक्विलिब्रियम हमारा स्टेबल है या अनस्टेबल वो पता करेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी से। ठीक है, तो सिंपल सा जो हमारा इसका एक एल्गोरिथम बनेगा, वो एल्गोरिथम ऐसा बनेगा कि आपने क्या किया, सबसे पहले टॉर्क चेक किया, अगर टॉर्क 0 है तो वो हमारा इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अगर टॉर्क नॉट इक्वल टू 0 है तो इक्विलिब्रियम में नहीं है। ठीक है, नॉट इन इक्विलिब्रियम। अब अगर टॉर्क हमारा 0 है तो हम
चेक करेंगे कि जो थीटा है, और ये कब होगा, ये टॉर्क हमारा 0 कब होगा, दो केस पे होगा, जब थीटा हमारा 0 डिग्री होगा और थीटा हमारा 180 डिग्री होगा। इन दो केस पे जो टॉर्क होगा वो 0 होगा, और बाकी केसेस पे टॉर्क जो होगा वो 0 नहीं होगा। ठीक है, ये 0 और 180 डिग्री के बराबर नहीं है जब, तो टॉर्क 0 के बराबर नहीं होगा। ये तो हमारा नॉट इन इक्विलिब्रियम में है। बट अगर इक्विलिब्रियम में है तो जब थीटा इक्वल टू 0 होगा, इस केस में जो u होगा वो हो जाएगा -PE, और इस केस में ये जो u होगा वो हो जाएगा PE, यानी कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, यहां पर मैक्सिमम। तो ये हो जाएगा स्टेबल और ये हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्लियर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं थीटा इक्वल टू 0 और 180 ढूंढते हैं। इन दोनों केस में जो इक्विलिब्रियम होगा वो वहां पर स्टैब्लिश्ड होगा। फिर जब स्टेबल और अनस्टेबल की बात आती है तो पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। तो जब थीटा इक्वल टू 0 होता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, अनस्टेबल यानी कि अगर आप इस पे थोड़ा सा धक्का मारेंगे तो ये घूम जाएगा पूरा का पूरा और थीटा इक्वल टू 0 तक पहुंच जाएगा। और स्टेबल पे ये है कि थीटा इक्वल टू 0 है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पर है। आप इसको अगर धक्का मारेंगे तो इसी पोजीशन पर आ जाएगा, जबकि यहां पर रुका तो हुआ था, बट जैसे ही धक्का मारेंगे तो यहां से यहां तक का सफर कर लेगा ये। क्लियर, बिल्कुल वैसा ही जैसे कि कोई बॉल अगर छत पे रखी है, ये अभी इक्विलिब्रियम पे तो है, रुकी तो है, बट जैसे ही आपने इस पे थोड़ा सा धक्का मारा तो ये नीचे तक का सफर कर लेगी। बट जो बॉल नीचे ही रखी हुई है, अगर आप इसको ऊपर उछालेंगे तो वापस यहीं पर तो आ जाएगी, यानी कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में थे, रुकी तो है, बट अगर आपने इस पर इधर उधर लुढ़काया भी तो ये उसी पोजीशन पर आ जाएगी। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा डिस्कशन हुआ। उसके बाद इसका जो थर्ड है उसको हम लोग देख लेते हैं कि हमसे क्या पूछ रहा है कि विच कॉन्फ़िगरेशन करेस्पॉन्ड्स टू द लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी एमंग ऑल द कॉन्फ़िगरेशन शोन। इस सब में से सबसे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी किस पे है? तो देखो यहां पर हम लोग की है क्या, या यहां पर है क्या, किसमें है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी? तो जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हमें मिलेगी वो मिलेगी इस जगह पर। ठीक है, क्यों यहां पर मिलेगी? देखो यहां पर भी थीटा हमारा 0 है और यहां पर भी हमारा थीटा 0 है। ठीक है, बट जो मिनिमम हमें मिलेगी वो मिलेगी इस जगह पर। क्यों? क्योंकि जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो हमारा उसकी वैल्यू कम है, बी की वैल्यू कम है इस जगह पर। ठीक है, इस वजह से यहां पर जो मैग्नेटिक हमारा मोमेंट यहां पर रखा हुआ है, जब उसके साथ m का मल्टीप्लाई कराएंगे, इस क्यू के मैग्नेटिक मोमेंट के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो जो हमें मिलेगा वो पोटेंशियल एनर्जी इससे भी कम होगी इस कॉन्फ़िगरेशन वाले से। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ने इसको देखा, इस क्वेश्चन को, इस एग्जाम्पल को समझा कि किस तरीके से हमारे स्टेबल इक्विलिब्रियम या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाले कॉन्सेप्ट्स वर्क करते हैं। तो आई होप जो आज का सेशन था वो आपको समझ पे आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू।